अक्सर सोचते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और कहाँ जीवन है। अगर है तो क्या वहाँ के जीव हम जैसे ही दिखते होंगे? क्या उनसे संपर्क करना मुमकिन होगा? मेरे विचार से ये बहुत ही कठिन सवाल है। हो सकता है इसका जवाब हमें बहुत समय तक ना मिले, शायद कभी ना मिले। पर यहाँ हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई? इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि पृथ्वी पर आखिर पहला जीव कौन था, कहाँ जन्मा था, कितने साल तक जीवित था, क्या आज उसका अस्तित्व हमारी दुनिया में है? और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि धरती पर हम सभी के सबसे पहले जन्म लेने वाले पूर्वज आखिर कौन थे। आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जन्म हुआ था और आज ही से लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों लाखों साल से अपने पूर्वजों के निशान खोजते हुए पूरी धरती लांग दी। हम धरती पर कहां से आए, इसके लिए मनुष्य ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन प्रमाणों के जरिए जैसे जैसे हम अतीत में लौटे, हमारी हैरानी और जिज्ञासा और भी बढ़ती गई और काफी वक्त बीतने के बाद हमें मालूम हुआ कि हमारे पूर्वज अरबों साल पहले धरती की गर्म और सुरक्षित जल के पनाह में जन्मे होंगे। लेकिन क्या आप इस पर इतनी आसानी से यकीन कर लेंगे? आज हम धरती को लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं से साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे काफी मेल खाते हैं और पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनसे हम दूर दूर तक मेल नहीं खाते। लेकिन एक बात आपकी होश उड़ा सकती है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे। ऐसा हम नहीं कहते, वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। इस बात को मानना और इस बात पर आंख बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए काफी मुश्किल है। इसलिए आज हम एक ऐसे सफर पे चलेंगे जहां हम अपने पूर्वजों के निशान खोजेंगे। विज्ञान का ये सफर आपको न सिर्फ सुदूर इतिहास की तरफ ले जाएगा बल्कि मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन उत्पन्न हुआ। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल का नजारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर समूचे जीवन को नष्ट कर दिया। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि स्पेस से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक ही जैसे तत्व मौजूद हैं। इस सफर में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। आज हम अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारी इस सफर की शुरुआत होती है कुदरत के उस नियम से जिसकी वजह से हम और आप इस जगह पर पहुंचे हैं। यह नियम बहुत ही कठोर है। इस नियम को कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यह नियम धरती पर आदि काल से लागू है, तभी से जब यहाँ जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत धरती पर पैदा होने वाले सभी जीवों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और जो बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरती का आनंद उठाने का।
डायनासोर के जन्म से पहले से ही जीवों में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद आज तक जारी है। आपको बता दें कि कमजोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखार जानवरों को कुदरत के कहर ने। और इन सब में जो प्रजाति अपने आस पास के माहौल और वातावरण से तालमेल बिठाती रही, वही धरती पर लंबे समय तक सरवाइव कर पाई। ऐसा भी नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाने के लिए ज्यादा ताकत काम में आई या ज्यादा ताकतवर जीव ही जिंदा रह पाए, बल्कि मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेने और खुद की समझदारी की कला ने उन्हें इस धरती पर जिंदा रखा। जीवों का आकार, रंग, बनावट और उनकी दूसरी खूबियां धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने के लिए सबसे अहम साबित हुई। इस बात को कछुए के अंडे से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी ही आसानी से समझा सकते हैं। अंडे से निकले ये कछुए के बच्चों को रेत से निकलकर शिकारियों की नजरों से बचकर समुद्र तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, मगर जो बच्चे तेज, फुर्तीले और ताकतवर होंगे वही समुद्र में जाकर अपने जीवन को जिएंगे। हालांकि कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना, लेकिन कुदरत का ये नियम बहुत ही बेरहम है। लेकिन आपको बता दें, ये आज से नहीं, बहुत समय पहले से होता आया है और इसी नियम के चलते पृथ्वी पर अलग अलग तरह की प्रजातियां अस्तित्व में आई। यूं तो धरती पर जीवन अरबों सालों से मौजूद है। आमतौर पे कहा जाए तो करीबन 4 अरब साल। ये आज तक का सबसे बड़ा सवाल है कि पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में पानी की हुकूमत है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला हुआ है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे अरबों जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरती बनावट अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच के जैसे दिखने वाली एक जेलीफिश से लेकर एक पहाड़ जितनी मछली तक, हम, आप और पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न कोनों के जीवों के पूर्वज का जन्म किसी टाइम में इसी पानी में हुआ था। धरती के सीने पर खड़ा समुद्र का विशाल भंडार कभी एक लेबोरेटरी जैसा था जिसपे कुदरत ने न जाने कितने जीवों का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे बाद में आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है कि हमारे पूर्वज ने पानी से निकलकर धरती पर कैसे अपना पहला कदम रखा होगा और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो पानी में रहने वाले इन जीवों को इतिहास की कड़ी से लिंक कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में आज भी वो खूबियां हैं जो अरबों साल पहले पानी में जन्मे हमारे पूर्वजों में हुआ करती थी। ये मैं और आप हैं अपनी माँ के गर्भ में। हमारी उम्र मात्र 24 दिन है और हमारे सर के पास ये गिल स्लिट मौजूद हैं। इन्हें फेरिंगल पाउचेस भी कहते हैं। यही बात है कि मछली के बच्चे में भी यही गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। मछलियों में ये बड़े होने पर कलफरों में बदलते हैं, जबकि इंसानों में चेहरे और गाल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह 5वें या 6ठे हफ्ते में जाकर इंसानी जीवों में पूंछ उत्पन्न हो।
लेकिन आगे की डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी, डीएनए और बाकी चीजों की जानकारी के बाद ऐसा लगता है कि हम जिंदगी की उस पेड़ की वो साख जो कई करोड़ अलग अलग रूपों और अलग अलग दिशाओं में विकसित हुआ। सीधी भाषा में जीवन की शुरुआत उसी नन्हे बीज से हुई। और इन सभी के बीच में एक जरूरी सवाल जहन में उठता है कि जीवन सबसे पहले पानी में ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए इतिहास की वो झलक भी देख ही लेते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले इस समय धरती का माहौल बेहद कठोर था। यहाँ ऑक्सीजन का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था और साथ ही धरती का एटमॉस्फेयर काफी अलग था। सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए उस समय ओजोन लेयर भी मौजूद नहीं। सूर्य से निकली अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी पृथ्वी पर बिना किसी रोक टोक बिखरती थी और इसलिए पृथ्वी पर जीवन पनपना नामुमकिन सा नजर आता था। समय के साथ पृथ्वी पर बढ़ती ज्वालामुखियों ने धरती की ऊपरी सतह पर उथल पुथल मचा दी। वहीं इसके विपरीत पानी में काफी सुरक्षित माहौल था और पानी की इसी महफूज पनाह में सबसे पहले जीवन जन्मा। हालांकि जिंदगी सबसे पहले धरती पर किस रूप में जन्मी ये आज तक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है उस समय भी जीवन को देने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी में जिंदा थे, जिनसे सिंगल सेल से बने हुए जीव सबसे पहले पैदा हुए होंगे। पृथ्वी पर पैदा हुए सबसे पहले जीवन को समझना इतना आसान भी नहीं है। धरती पर जीवन कैसे आया, इसे समझने के लिए हमें विज्ञान के दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा और जानना होगा कि आखिर एक जिंदा प्राणी क्या है, क्योंकि धरती पर ऐसी कई चीजें हैं जिनकी खूबियां हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा नहीं हैं। जैसे कि बादल। बादल हमारी ही तरह एक से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, अपना आकार हमारे ही जैसे छोटा और बड़ा, लेकिन वास्तव में कहें तो उनकी कोई लाइफ नहीं है, यानी कि बादल हमारी तरह जीवित नहीं है। और ये सिंगल और डबल सेल लाइफ आखिर क्या है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबी की वजह से अलग कर सकते हैं। पहले वो जो सिंगल सेल से बने हैं और दूसरे वो जो कई सेल के संयोग से बने हैं, यानी जिन्हें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। हम खुद ही खरबों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर पे एक पिन के बराबर सेल्स लगभग 10,000 की संख्या में होती हैं। साधारण भाषा में समझा जाए तो कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू को बनाती हैं और कई सारे टिश्यू मिलकर हमारी बॉडी के किसी खास आकार को बनाते हैं। और फिर ये जिंदा ढांचे यानी कि अंग जब इकट्ठा होते हैं तो इंसान या जानवर का जिंदा शरीर बनता है। और एक सेल वाले जीवों में सिर्फ एक ही सेल उनकी पहचान के लिए काफी है। ये जीव हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते, लेकिन फिर भी ये जीवन का सबसे छोटा रूप है।
लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये सेल भी अभी सबसे छोटे नहीं हैं, इनके अंदर भी इनके छोटे छोटे हिस्से यानी पार्ट मौजूद हैं जिनसे ये बनती हैं। इन छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ सेल का काम बटा हुआ है और इन्हीं के संयोग से बनता है एक सिंगल सेल। आइए जानते हैं कि इन सिंगल सेल के बीच में ऐसा क्या है जो कि एक लाइफ को जन्म देता है। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम एक अपनी बॉडी की सेल को ले लेते हैं। फिर इसके पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आती है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये एक झिल्ली की तरह काम करती है। हम इसे सेल की स्किन यानी आउटर स्किन भी कह सकते हैं। ये कोई आम झिल्ली नहीं है, ये पोषक तत्वों को पहचान कर ही उन्हें अंदर जाने देती है, जबकि जिन तत्वों से इन्हें खतरा है उनके लिए ये रास्ता ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये सेल के अंदर से वेस्ट पदार्थों को भी बाहर निकालती है। अब आता है सेल के अंदर भरा वो लिक्विड जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मात्र लिक्विड ही भरा है, इसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो शरीर की क्रिया को अंजाम देते हैं और प्रोटीन को यूज करके सेल्स ज्यादातर अपनी केमिकल रिएक्शन को अंजाम देते हैं। अगले जो पार्ट इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और ये सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। इनके द्वारा बनाए गए पोषक तत्व खास तरह की ट्यूब से पूरे सेल में ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के अंदर भी अपना एक सिस्टम है जो आपके द्वारा खाए गए खाने से शरीर में लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। ये सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। साथ ही इसका एक और काम भी होता है कि सेल डिवाइड होकर अपनी जैसी सेल को जन्म दे, यानी कि सेल अपने आप में भी इन हिस्सों के बिना जीवित नहीं रह सकती। शरीर को जिंदा रखने के लिए सेल्स अपने इन्हीं हिस्सों से पोषक पदार्थों को बनाता है और ये सभी पार्ट ऑफ सेल मिलकर एक सेल को बनाते हैं। समझने वाली बात है, जो एक शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है, विज्ञान इसे ही जिंदा तत्व मानता। ये भी कई हिस्सों को लिए हुए है जो इसके लिए काम करते हैं। अगर सेल को भी छोड़ दें तो उसके अंदर मौजूद अलग अलग हिस्से खुद में, आप ही सोचिए कि अगर एक सेल से न्यूक्लियस को बाहर कर दें तो क्या वो जिंदा रह पाएगी? क्या न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया खुद में कोई बिसात नहीं रखते? क्या ये अकेले खुद में जिंदा हैं? तो इसका आंसर है नहीं। इन सभी हिस्सों के मिलने से जो सेल बनती है वो अपने आप में जिंदा होती है, लेकिन इन सभी पार्ट्स का अपने आप में कोई वजूद नहीं है। ये सभी आपस में मिलकर एक लाइफ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ये बात मैं आप सभी से क्यों बता रही हूँ, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। हमें जानना जरूरी है कि साइंटिफिक तौर पर आखिर जिंदगी क्या है। ये जानना बेहद जरूरी है, तभी हम इनके रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। आइए कुछ विस्तार में जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सेल के सभी हिस्से अपने आप में छोटी यूनिट नहीं है और वही साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी दूसरे तत्वों से मिलकर बने हैं जो कि नेचर में आदिकाल से लेकर अब तक ये भी अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। तो क्या इन सभी में जान है, ये जिंदा हैं? तो उत्तर है जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका निर्माण भी साइज में इनसे छोटे मॉलिक्यूल से बना है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को ले लेते हैं। प्रोटीन हमारी सेल की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है। प्रोटीन को तोड़ने पर हमारे सेल्स में सैकड़ों या हजारों की संख्या में अमीनो एसिड मिलते हैं और ये अमीनो एसिड एक खास पैटर्न में जुड़कर किसी खास प्रकार के प्रोटीन को बनाते हैं। तो क्या ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट्स हैं? जी नहीं, सभी तरह के माइक्रोमोलिक्यूल्स इनसे भी छोटी यूनिट के मिलने से बने हैं।
जी हाँ, आपने एटम्स के बारे में जरूर सुना होगा। एटम यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हीं अलग अलग तरह के एटम से मिलकर हमारे शरीर के ये माइक्रोमोलेक्यूल्स बने हुए हैं। आइए इस चेन को आसानी से एक सीधी लाइन में समझ। इंसान का शरीर अलग अलग बॉडी पार्ट्स के मिलने से बना है। ये सभी अंग टिश्यू के परतों से मिलकर बने और टिश्यू बना है छोटे छोटे सेल्स के मिलने, और सेल बनी है प्रोटीन से, और प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड बना है अलग अलग तरह के एटम के एक साथ मिलने से। लाइफ का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही पेचीदा है, जिसे आपने और मैंने अभी मोटे तौर पर, इससे ये पता चलता है कि जिंदगी आखिर कितने छोटे कणों से मिलकर बनी है। हर किसी के जहन में आता है कि धरती पर आखिर सबसे पहले जीवन किस रूप में जन्मा होगा। जीवित प्राणी को भी पैदा करने के लिए किसी दूसरे प्राणी की जरूरत होती है, तो आखिर सबसे पहला प्राणी किस दुनिया से आया? क्या साइंस ये बता सकता है कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस विषय के बारे में अभी तक पूरी तरह कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। खोजकर्ताओं के समूह दिन भर इसके रहस्यों के परतों को खोलने में लगे हैं, तो जानते हैं इन्हीं खोजों और एक्सप्लेनेशन को, जिससे ये पता चलता है कि धरती पर जीवन आखिर आया कहां से। डार्विन की थ्योरी की बात की जाए तो आज से अरबों साल पहले किसी सिंपल सी फॉर्म में जन्मे किसी जीव के द्वारा ही धीरे धीरे परिस्थिति के हिसाब से, यानी कि शुरुआत में जीवों के शरीर और उनके अंदर चल रही केमिकल प्रोसेस को समझना उतना भी कठिन नहीं था जितना कि आज के जटिल प्राणियों का है। शुरू में उनके अंदर चलने वाली खूबियां और गतिविधियां काफी सिंपल। समय बीतता गया और धीरे धीरे समय बदलता गया और उन जीवों में अपने पूर्वजों के हिसाब से काफी बदलाव आते गए। इस बात को और आसानी से समझने के लिए हम साइंस की एक ऑब्जर्वेशन पर नजर डालते हैं। कोई भी जीवित प्राणी जब अपने ही तरह के प्राणियों को जन्म देते हैं तो वो अपने साथ कुछ खूबियां लेकर आते हैं। पैदा हुए वो बच्चे जो नेचर के हिसाब से तालमेल नहीं बिठा पाते, उनकी जिंदगी खत्म ही हो जाती है। यानी कि बड़े होते होते ये बच्चे माहौल की कठोरता की वजह से जीवन से हार मान जाते हैं। आइए इसे और भी आसानी से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टिड्डों का रंग आखिर हरा ही क्यों? लेकिन पेड़ों के बीच में इन टिड्डों के सुरक्षित और जीवित रहने के लिए उन्हीं टिड्डों को मदद मिली जिनका रंग हरा था। इनका रंग हरा होने की वजह से ये शिकारियों को पेड़ पौधे के बीच में नजर नहीं आते थे और ये ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते। समय के साथ दूसरे कलर के टिड्डों का ज्यादा शिकार हुआ और सिर्फ हरे टिड्डे ही नेचर में सरवाइव कर पाए, और इन टिड्डों से उसी प्रकार की संतानें हुई जैसा कि इनका रंग था। और कहने का सीधा मतलब है कि ऐसे टिड्डे जो माहौल के हिसाब से अपने आप का तालमेल बिठाने में सही नहीं रहे और वो सामान्य पैदा हुए बच्चों में अपनी तादाद को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि माहौल की खूबियों से तालमेल बिठाने वाली प्रजाति ज्यादा संख्या में पनपती गई और इन जीवों में होने वाली खूबियां आगे चलकर इतनी बदल गई कि एक नए प्राणी का ही जन्म हो गया और इन्हें इनके पूर्वजों से पहचानना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे आए इन्हीं बदलावों को जीवों का क्रमिक विकास या फिर एवोल्यूशन कहा गया और धरती के अरबों साल के इतिहास में जीवन अनगिनत रूप में जन्मा। धरती पे पाए गए इसके जीवाश्म इसके प्रमाणों को और भी पुख्ता कर देते हैं। जैसे जैसे हम वक्त में और भी पीछे जाते हैं, जीवों की कुदरत समझना और भी आसान हो जाता है।
और इन्हीं सब परिणामों की वजह से वैज्ञानिकों ने ये नतीजा निकाला कि आज से अरबों साल पहले लाइफ एक सिंगल सेल के रूप में जन्मी होगी। अब ये सवाल भी उठता है कि सबसे पहले जन्मा वो सिंपल सा सेल आखिर आया कहां से होगा, क्योंकि आज हमारे सामने पनपने वाली एक बैक्टीरिया का भी कुदरत इतना जटिल है कि उसका एक स्टेप में पनपना नामुमकिन लगता है। यानी कि जीवन के सबसे सिंपल रूप को भी जन्म लेने में कई पीढ़ियों का समय लगा होगा। तो सबसे पहले जन्म लेने वाले वो सिंपल से सेल दुनिया में आखिर सबसे पहले कैसे आ गए? इसका एक लॉजिक ये भी है कि सबसे पहले वो जीव आए होंगे जो खुद के जैसे दूसरे जीवों को जन्म दे सकते होंगे। उनका जन्म इवोल्यूशन से तो बिल्कुल, क्योंकि इसका आंसर तो आपको खुद ही पता होगा कि जीवों में इवोल्यूशन यानी विकास करने के लिए उनके अंदर प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर वो अपनी नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनमें इवोल्यूशन होगा ही नहीं। इसीलिए सवाल ये उठता है कि धरती पर जन्म लेने वाला पहला जीवन आखिर किस रूप में जन्मा होगा। इस बात को समझने के लिए हमें दूसरे तरीकों पर भी नजर डालनी होगी। एक आइडिया जिसके बेसिस पर वैज्ञानिक लाइफ के लिए नई नई खोजें कर रहे हैं। दुनिया में पाई जाने वाली हर छोटी बड़ी चीज छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। यहाँ तक कि हवा और रोशनी भी, जिस रोशनी को हम देख रहे हैं वो इस तरह के छोटे छोटे मल्टी मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। यही छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर अपने से बड़े कणों यानी कि एक बड़े स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, जो आगे चलकर जीव कहलाता है। ना सिर्फ इंसानी दुनिया बल्कि पूरा यूनिवर्स इसी तरह के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और जीवों के इसी विशेष रूप की स्टडी करना ही केमिस्ट्री का अध्ययन है, जो ये कहता है कि इन्हीं छोटे बड़े माइक्रो मॉलिक्यूल यानी कणों से मिलकर लाइफ का निर्माण होता है। जिंदगी को जीवन देने वाली केमिस्ट्री हमें लाइफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जिसमें सबसे अहम बात है कि जिन छोटे छोटे कणों या हिस्सों से मिलकर जीवन बना है, उनका एक साथ एक टीम की तरह काम करना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि सेल के अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर सेल की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि एक छोटे से पौधे की पत्ती में दिखने वाले भी सेल के अंदर एक खास तरह की प्रोसेस चल रही होती है, जिनमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ सेल की ग्रोथ के लिए काम करना, अलग अलग प्रोसेस से तोड़कर खाने के मॉलिक्यूल को एनर्जी में चेंज कर, ये कुछ ऐसे काम हैं जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा हैं। सबसे अहम बात यही है कि बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ नहीं हो सकती। सेल की ग्रोथ और उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सारी प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म कहलाती है और इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। लाइफ की केमिस्ट्री हमें एक और बात बताती है कि जिंदा सेल किसी खास तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। प्राणियों के शरीर को बनाने वाले कुछ खास तत्व जैसे शुगर, एमिनो एसिड, ये सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी कुदरत से कई ज्यादा जटिल जीवों का निर्माण करते हैं। पुराने समय में ये माना जाता था कि हमारे शरीर को जिंदा रखने वाले ये मॉलिक्यूल जिंदा प्राणियों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी एक और पहेली सभी को परेशान कर, प्राणियों के अंदर होने वाली सारी गतिविधि उसे जिंदा बनाए रखती है। शुरुआत में वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेलियां थी और ये उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत मानते थे। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने लैब में यूरिया का निर्माण करके दिखाया, जो कि हमारे पेशाब में पाया जाता है। लेकिन एक जीवित शरीर में पाए जाने वाला तत्व आखिर लैब में कैसे? ये बात उस समय के विज्ञान में जीवन की समझ को लेकर एक नया मोड़ लाई।
हमारे शरीर के ऐसे तत्व जिनका पुराने टाइम से ये माना जाता रहा कि उनका मिलना सिर्फ जीवित प्राणियों में ही यूरिया के लैब में बन जाने की वजह से एक चुनौती मिली और एक नई थ्योरी सामने आई। कुदरत में पाए जाने वाले अलग अलग तत्व आपस में मिलकर कुछ ऐसे जिनसे जीवन का जन्म होता है और उसी तरह के दूसरे केमिकल रिएक्शन उस जीवन को सरवाइव करने के लिए जरूरत भरी चीजों को मुहैया करवा, जैसे कि एनर्जी। आधुनिक जगत के लैब में कई तरह के सेल्स और उनकी एक्टिविटी को बना लिया गया है, जिसने जीवन से जुड़े उस रहस्यमयी कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है और सबको सुझाया है कि कुदरत में मौजूद बेजान तत्वों से एक जीव का निर्माण हो सकता है। खोजकर्ताओं ने हाल ही में ऐसे ही जीवन के लिए जरूरी तत्वों को मीटेरॉइड्स के अंदर भी खोज निकाला है, जैसे कि अमीनो एसिड्स और चट्टानों के जो छोटे टुकड़े स्पेस से आकर धरती पर गिरे, उनके अंदर जीवन के लिए जरूरी तत्वों का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ये तत्व पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं और शायद अरबों साल पहले भी ये धरती पर मौजूद। हैरानी की बात है कि कुदरत कुछ बेजान चीजों से जो खुद में जिंदा नहीं होते, वो आपस में मिलकर एक जिंदा प्राणी को पैदा कर देते हैं। विज्ञान ने इसके अलावा भी एक और प्रोसेस खोजा है, जिसमें कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल को एनर्जी सोर्स के साथ छोड़ दिया गया और कुछ समय बाद देखने के बाद वो बेजान मॉलिक्यूल एक साथ मिलकर अपने से बड़े और उससे भी ज्यादा पेचीदा अपने ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जन्म दे रहे हैं। समय गुजरने पर लैब में किए गए प्रयोग केमिकल रिएक्शन से बनी एक चेन कुदरत से मिले हालातों खुद ही जन्म लेती है और जिंदा सेल की तरह ही उनके अंदर भी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस तैयार होता है। इसी तरह की खोजों में वैज्ञानिकों ने कई तरह के कुदरती चमत्कार भी देखे, जिसमें कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल मिलकर सेल की मेम्ब्रेन जैसी संरचना बनाते हैं, जो दिखने में हमारे डीएनए के धागों जैसे दिखते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन की कई कड़ियों को खोल के रख दिया है। विज्ञान ने हमारे जीवन का आखिरी राज भी जान लिया है। ये मान लेना कठिन होगा। जीवन आखिर किस रूप में धरती में आया होगा? क्या उसकी कुदरत आज जैसी थी? कुछ सवाल आज भी विज्ञान के लिए बेहद मुश्किल पहेलियां हैं। कैसे कुछ खास तरह के तत्व आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम कि अपने साझे के काम की पेचीदगी को इस हद की जेनेटिक कोड जैसे बेहद जटिल सिस्टम का जन्म हो। कुछ अरबों साल पहले भी वैसे ही हुआ होगा कि उस पानी की पनाह बेजान मॉलिक्यूल के आपस में मिल जाने की वजह से एक जीवित प्राणी ने और यही प्राणी धरती के उस पेड़ के बीज की तरह साबित हुआ, जिसके करोड़ों शाखों में जिंदगी अरबों साल तक खरबों पत्तों के रूप में जन्म। हम सब ने अब तक जाना कि पानी के अंदर कैसे सबसे पहले जीवन पनपा हो। सभी प्राणियों से सूक्ष्म जीव जो आगे चलकर धरती पर बसने वाले सभी जीवों के पूर्वज कहलाए, और इन्हीं जीवों में किसी समुद्र या किसी झील में हमारे जटिल डीएनए बनने की पहली हमने जाना कि सबसे पहले धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जीवन अलग अलग रूपों में धरती पर जन्मा होगा, लेकिन एक खास तरह के जीवों ने धरती की कुदरत को पलट देने का कारनामा दिखलाया और धरती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सूक्ष्म जीवों से जमा होने से ये पत्थर जैसी संरचना अपने आप में सबसे पुरानी और अनोखी है। इन्हें स्ट्रेनोटोल, ये जगह बेहद सूक्ष्म जीवों का घर है। ये बैक्टीरिया बेहद चिपचिपे पदार्थ को रिलीज करता है
और ये पत्थर का रूप ले लेते हैं। पानी में मौजूद ये पत्थर अरबों साल पुराने हैं और जीवन के सबसे पहले बने रूपों में से एक हैं। ये सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ये ऐसा अरबों सालों से कर रहे हैं। धरती पर मौजूद सबसे पुराने इस स्ट्रोमोलाइट का समय 3.5 अरब साल माना जाता है। लेकिन ये शान से दिखने वाले पत्थरों ने कभी धरती पे मौजूद सारे जीवन को नष्ट कर दिया था। इनके समूह ने उस वक्त धरती पे एक ऐसी गैस छोड़ी थी जिससे धरती पे मौजूद ज्यादातर प्राणियों की मौत हो गई और वो जहरीली गैस थी ऑक्सीजन। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी तो हो ही रही होगी। जी हाँ डियर व्यूअर्स, धरती में करीब 3 अरब साल पहले ऑक्सीजन का लेवल आज जैसा नहीं था और ऑक्सीजन का लेवल आज से कहीं ज्यादा कम उस वक्त हुआ करता था। पहले धरती पे बसने वाले प्राणियों की कुदरत आज से कुछ अलग थी। ऐसा नहीं कि उस वक्त स्ट्रोमेटोलाइट ऑक्सीजन नहीं बना रहे। ऑक्सीजन का ज्यादातर हिस्सा आयरन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड यानी जंग बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय में होते हुए परिवर्तनों के हिसाब से लोहे की मात्रा एनवायरनमेंट में कम होती गई, ऑक्सीजन फ्री होती गई और एटमॉस्फेयर में घुलने लगी और इसी वजह से धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एक ग्लोबली क्राइसिस हुआ। जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली साबित हुई और तब धरती पर जीवन मानो खत्म ही हो चुका था। लेकिन किसी भी चीज को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन होता है और ऐसा ही हुआ। धरती पे मौजूद कुछ ऐसे जीव बच गए जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी सरवाइव कर गए और तभी से धरती पर जीवन की एक शाख पैदा हुई जिसका आधार ऑक्सीजन बनी और धरती पे फिर कुछ ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन के छांव में ही पलकर धरती पर बेहद अनोखे और अद्भुत जीवों का जन्म हुआ, जिसमें लाखों साल पुराने 2 फीट तक के कीड़े, 100 फीट लंबे डायनासोर और 90 फीट तक बड़ी ब्लू व्हेल तक शामिल है। अरबों साल पहले आए एक बदलाव ने धरती की कुदरत को जीवन फिर से नए तरीके से धरती पे पनपा। जीवन की जो कहानी आज हमने, वो हमारे सफर का एक छोटा सा हिस्सा थी। हमसे लगातार सवाल पूछते हमारे जिज्ञासु दिमाग में कई प्रश्न अभी और भी हैं जिनके नए और जिज्ञासु सफर अभी बाकी हैं। सोचिए, धरती पे ऑक्सीजन की जगह किसी और गैस पर जीवन पल रहा होता और अगर जीवन बेजान चीजों से बना है तो ब्रह्मांड के दूसरे कोनों पर जीवन और किस किस प्रकार का होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपके हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मिला होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में और एक जरूरी सूचना, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जीवन की उत्पत्ति और मानव के विकास के क्रम की सीरीज अब भी जारी है। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम इसका दूसरा पार्ट भी लाने का। प्यारे दोस्तों, जाते जाते बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और